दोस्तों हाल में ही आपने सुना होगा ओकिनावा स्कूटर्स के साथ साथ हीरो इलेक्ट्रिक पे जो आपको फेम टू सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफर करती थी वो बंद कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, लोगों ने आपको कई वीडियोस में बताया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे सब्सिडीज़ बंद कर दी गई, एग्जैक्ट रीज़न क्या है और क्या क्या पार्ट्स का लोकलाइजेशन किस डेट से होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस आपसे एक ही गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिसके तहत आपकी गाड़ी एलिजिबल हो जाती है फेम टू सब्सिडी के लिए, और जो भी कंपोनेंट उस गाड़ी में यूज़ किए गए हैं उनका जो लोकलाइजेशन है यानी कि मेड इन इंडिया कब तक किस डेट से होना चाहिए ताकि जो भी फेम टू सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है वो मैन्युफैक्चरर्स पूरी कर पाएँ और उनको सब्सिडी मिलती रहे। तो ऐसे में चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम स्पेसिफिकेशंस जानेंगे जो कि फेम टू सब्सिडी के अंतर्गत आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हों, चाहे वो स्कूटर्स हों, चाहे वो L1 कैटेगरी के हों या L2 कैटेगरी के हों। L1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वो होते हैं जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिनकी रफ्तार कम है वो L1 में आते हैं, और L2 में वो आते हैं जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा स्पीड से चलें। तो L1 और L2 में उम्मीद है आपको क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। अब दोस्तों देखिए, आपको मिनिमम 80 किलोमीटर की रेंज देनी पड़ेगी अपनी बैटरी से, जो कि फेम टू इंडिया की सब्सिडी जो है तभी आपको मिल पाएगी। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर तक चलती है तो 7 किलोवाट आवर से ज़्यादा का उसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 किलोवाट की बैटरी से बड़ी बैटरी आप नहीं लगा सकते 100 किलोमीटर तक उसे चलाने के लिए। मिनिमम स्पीड जो आप दे सकते हैं या मैक्सिमम स्पीड जो आप दे सकते हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। फिलहाल आप जान के चलिए कि आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो देनी ही पड़ेगी, और इसके बाद 0.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन भी आपको अपनी गाड़ी में मिनिमम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो भी गाड़ी आप बनाएंगे उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग ज़रूर होनी चाहिए, और दोस्तों जो भी BEVs होंगी उसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग ज़रूर ऑफर करनी पड़ेगी जो प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। साथ ही जो बैटरी होगी उसकी 1000 साइकिल्स आपको मिनिमम दिखानी होंगी। साथ ही उसकी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जो डेंसिटी होगी वो 70 वाट आवर पर केजी होनी चाहिए, यानी कि 70 वाट आवर पर केजी की जो स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी है उससे कम की बैटरी आप नहीं यूज़ कर सकते, उससे ऊपर की करिए। ज़्यादातर बैटरीज को जो केमिस्ट्री हैं वो अलाउड हैं, चाहे वो NMC हो, चाहे वो NCA हो, और चाहे वो लिथियम आयरन फॉस्फेट हो, और जो भी उनकी स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी होती है वो 70 वाट आवर से तो ज़्यादा ही होती है। यहाँ तक कि 200 वाट आवर पर केजी तक भी कुछ केमिस्ट्रियों की पहुँच जाती है। दोस्तों ये सब डिटेल आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं डिटेल्स की मदद से आप पता लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में और कितना चूतियापा चल रहा है आप देख पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो स्टेप सब ले रही है उसके तहत जो भी चाइनीज़ काउंटर पार्ट मार्केट में है उनको तो बैंड बजने वाला है, इससे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो चलिए हम आपको बता देते हैं जिससे आपको फेम टू सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को मिल पाए। तो सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस आपको बताना पड़ता है, उसका जो एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है वो भी आपको बताना पड़ता है, और आपका जो लोकलाइजेशन कंटेंट है यानी कि जो आपने पार्ट्स बनाए हैं वो 29 मार्च 2019 के बाद जो भी अमेंडमेंट्स रिवाइज्ड आपके सर्कुलर्स गवर्नमेंट ने जारी किए हैं उसके तहत उस दिन तक आपके पार्ट जो हैं लोकलाइज हो जाने चाहिए, और वही पार्ट आपकी EV में यूज़ होने चाहिए। बैटरी और गाड़ी पे आपको मिनिमम 3 साल की वारंटी देनी ही पड़ेगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके 3 साल की वारंटी के बिना आपको फेम टू सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आपको बेटर फैसिलिटीज़ भी ऑफर करनी पड़ेंगी आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए। ये रिक्वायरमेंट 2 व्हीलर्स के लिए है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स या बसेस नहीं शामिल है। दोस्तों 13 मई को एक सर्कुलर आया था जिसके तहत हर पार्ट को कब तक इंडिया में बनाया जाना है इसकी डेडलाइंस दी गई थी, बाकायदा आपको उसका नाम बताया गया था जो भी पार्ट आपका है। और इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ जो 29 सितंबर को आया है, नया सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेम टू सब्सिडी क्लेम करने के लिए। उसके तहत आपको 1 अप्रैल सन 2021 के बाद बिल में जो भी आपकी हब मोटर लगी है वो उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। DC से DC कन्वर्टर जो स्टेप डाउन वोल्टेज का कन्वर्टर सर्किट आता है वो भी आपको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। एक बात जो भी थ्रॉटल होता है इलेक्ट्रॉनिक वो भी आपको यहीं बनाना पड़ेगा। VCU भी आपको वही यूज़ करना पड़ेगा जो इंडिया में ही डिज़ाइंड हो और मैन्युफैक्चर्ड हो। इसके बाद में जो भी ऑन बोर्ड चार्जर का सर्किट है वो भी आपको इंडिया में ही यूज़ करना पड़ेगा।
मोटर कंट्रोल यूनिट भी आपको इंडिया में ही बनी यूज़ करनी पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वो भी आपको इंडिया में ही बना यूज़ करना पड़ेगा। हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, बॉडी पैनल्स, ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी। साथ ही जो चैसी है और जो भी सब असेंबलीज हैं वो भी आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी। और बैटरी का जो सर्कुलर आया था वो आया था 1 जुलाई 2019 के बाद से आपको हर बैटरी जो इंडिया में असेंबल आप करेंगे उसके तहत आपको इंडिया में ही असेंबल करनी पड़ेगी। और उस असेंबल हुई बैटरी में आपको जो सेल यूज़ करने पड़ेंगे उनको, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो आईसीज आती हैं, जो भी मदरबोर्ड आता है उसको आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे मेड इन इंडिया डिज़ाइन ही यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी का तो काफ़ी पहले से ही स्टैंडर्ड बना दिया गया था कि आपको जो भी बैटरी इंडिया में असेंबल करनी है उसमें आप BMS को इंपोर्ट करा सकते हैं और सेल्स को इंपोर्ट करा सकते हैं। बाकी जो भी उसकी टेस्टिंग होगी वो इंडिया में ही होगी, असेंबली भी इंडिया में ही होगी। और उसके बाद दोस्तों चलिए नज़र डालते हैं उस रिपोर्ट पे जिसमें EV चार्जिंग स्टेशंस को लेके एक नया सर्कुलर जारी किया गया, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम PMP, जो कि एलिजिबल कराता है आपके चार्जर्स पे भी FAME II सब्सिडी के लिए। क्योंकि आपको जहाँ तक पता होगा FAME II सब्सिडी आपको चार्जर इंस्टॉलेशन पे भी मिलती है। तो जो भी चार्जिंग इंस्टॉलेशन वाली कंपनियाँ होती हैं, अगर वो SK स्टैंडर्ड के हिसाब से ही प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाएंगी इंडिया में और लोकलाइजेशन करवाएंगी, तभी आपको ये जो बेनिफिट है वो मिल पाएंगे। तो चार्जर का एनक्लोजर जो होगा, यानी कि जो बाहर का पैनल होगा, वो 1 दिसंबर के बाद आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कराना पड़ेगा। जो भी उसकी वायरिंग हार्नेस होगी, जो भी उसके वायर्स होंगे वो भी यहीं मंगाने पड़ेंगे आपको। और इसके साथ ही 60-309 का जो कनेक्टर आता है वो भी आपने जो देखा होगा, उसको भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ वाला लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपके चार्जिंग स्टेशन के साथ भी कोई भी ऐप आती है तो वो भी आपको इंडिया में ही डेवलप करानी पड़ेगी 1 दिसंबर 2021 के बाद से। और उसके बाद जो भी एक्सिलरी पावर सप्लाई या SMPS सब अगर आपके चार्जर में लगी हुई है तो वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। साथ ही एनर्जी मीटर या जो भी HMI डिस्प्ले है आपके चार्जर में लगा हुआ है, जिस पे आपकी रीडिंग्स डिस्प्ले होती हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितना चार्जिंग यूनिट्स ली हैं, तो वो भी आपको 1 जुलाई 2022 तक इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। साथ ही उसके जितने फ्यूज़, MCVs, ये भी इंडिया के बने होने चाहिए। और साथ ही रिलेज कॉन्ट्रैक्टर्स, वोल्टेज करंट आइसोलेटर्स और जो भी फ्यूजेस आप यूज़ करेंगे वो भी मेड इन इंडिया 1 जुलाई 2022 के बाद होनी चाहिए। इसके बाद जो भी आपकी जो गन होती है, जो मेल गन होती है, जिसमें टाइप 2 और CCS कनेक्टर या चार्ज ऑन द मूव कनेक्टर होता है, वो भी आपको 1 जनवरी 2023 तक के लिए एक्सटेंड करके दिया गया है। अभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको ये मेड इन इंडिया ही लगाना पड़ेगा, जो कि 1 जनवरी 2023 से डिसाइड हो जाएगा कि आपको इसके बाद जो भी अपने EV के साथ या चार्जिंग स्टेशन के साथ आपको जो कनेक्टर देने हैं उसको चार्ज करने के लिए, उसमें आपको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड कनेक्टर लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होंगे EV के साथ, चार्ज कंट्रोलर्स, वो भी आपको यहीं बने हुए लगाने पड़ेंगे। साथ ही पावर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स भी AC-DC कन्वर्टर के लिए जो आपके यूज़ होते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, वो भी आपको इसी में लगाने पड़ेंगे, जो कि 1 जनवरी 2023 के बाद यहाँ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हों। तो दोस्तों थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट ने पहले से ही FAME II सब्सिडी के अंदर जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है उसके तहत हर चीज़ की एक डेडलाइन तय कर रखी है। लेकिन ये डेडलाइन फिक्स नहीं है, तो समय समय पे ये रिवाइज होती रहती है और नया शेड्यूल आता रहता है। अगर किसी कंपोनेंट की, जो आपने पहले ही सुना होगा, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रही है, उसकी वजह से कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट उसकी डेट बढ़ा देती है। ये सारा कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के बीच में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो OEM सप्लायर हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कम्युनिकेट करके उनको बताते रहते हैं। और उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो सर्कुलर रिलीज़ करती है उसमें चेंजेस करती रहती है। जो भी ये डेडलाइंस हैं ओकिनावा स्कूटर्स और हीरो इलेक्ट्रिक ने उनको फॉलो नहीं किया है। और जो मेड इन इंडिया कंपोनेंट इस टाइम उनके EVs में लगे होने चाहिए वो नहीं लग पा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनकी जो CA की ऑडिट रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से, उसके तहत उसमें जो भी ऑडिट हुए सितंबर के पहले वीक में और लास्ट वीक में, उसके तहत इनकी सब्सिडी स्टॉप कर दी है। और जब तक ये लोकलाइज्ड पार्ट नहीं यूज़ करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है इनकी सब्सिडी चालू भी की जाएगी। ओकिनावा स्कूटर और हीरो इलेक्ट्रिक वाले ये नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन की गई। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है FAME II सब्सिडी को लेने का, वो इन्होंने पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए इनकी जो FAME II सब्सिडी थी वो बंद कर दी गई है। आपके मार्केट में आपको शोरूम्स दिखते हैं चाइनीज़ EVs के, वो ज़्यादातर इंपोर्टेड होती हैं, बॉडी पैनल्स भी वहीं से आते हैं। तो ये सब 2 नंबर की चीज़ें हैं जो कि अभी इंडिया में चल रही हैं, लेकिन कब तक चलेंगी इसका कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद EV लवर्स।